मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसिस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई के मुकदमात ने तहरीक इंसाफ को हिलाकर रख दिया है। सरगोदा और लाहौर की अदालतों के बाद फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। मजमूई तौर पर 196 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। 146 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा, मुतअद्दिद रहनुमाओं को 7-7 और कई रहनुमाओं को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जिनको सज़ा हुई उनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा और शेख राशिद शफीक और दीगर नामवर रहनुमा शामिल हैं। जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल अहमद कास्ट्रो समेत 88 अफराद को बरी भी किया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज का जो केस है उस मामले में 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, जिनमें साबिक सदर आरिफ अलवी भी शामिल हैं, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शिबली फराज, फैसल जावेद और सलमान अकरम राजा समेत दीगर कई रहनुमा हैं जो इसमें शामिल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि पार्टी रहनुमाओं की सजाओं को चैलेंज करने का उन्होंने ऐलान करते हुए ये कहा है कि जमहूरियत के लिए आज अफसोसनाक दिन है, आइंदा के लाए अमल कर जल्द फैसला करेंगे। तो वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने आज के फैसले को खुशाइन कहा है और वो ये कह रही हैं कि इससे मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी और इस फैसले के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। इसी से आज का पहला और बड़ा सवाल। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो 9 मई की सज़ाएँ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए कितनी तबाहकुन है और PTI का सियासी मुस्तकबिल इन सज़ाओं और नाअहलियों के बाद क्या है? इसको आप 2 तरह से देख सकते हैं। एक वो नज़र है जो PTI को नज़र आएगी कि हमारी सियासत को जिला बख्शी है इन सज़ाओं ने, और अब आप देखें कि हमारी मोमेंटम कैसा उठेगा 5 अगस्त को और आने वाले दिनों में बिल्कुल इन सज़ाओं से हमें कुछ भी नहीं हो सकता और फलां नहीं हो सकता, डिमका नहीं हो सकता। दूसरा वो है जो आपने हुकूमती नुक्ता नज़र बताया है कि वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुशाइन करार दिया। इशू ये है कि मैंने जब 23 जुलाई को यहाँ अपने प्रोग्राम में बताया था कि अब आप फैसलाबाद की तरफ नज़र रखें, जैसे अभी आपने बताया 26 नवंबर में इस्लामाबाद से वारंट इशू हुए हैं, तो इसको भी गैर मामूली समझें, आप इसको मामूली ना समझिएगा और ये चीज़ें अब चलेगी, बहुत आगे तक जाएंगी। वजह यह है कि इन लोगों ने जो PTI के साथ हैं इन्होंने सियासी लाहे अमल बिल्कुल नहीं अपनाया और अब जब सज़ाएँ शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने अपने आप को 5 अगस्त से पीछे किया और महमूद खान अचकज़ई को आगे कर दिया। क्या इमरान खान साहब ने कोई डेडिकेटेड टीम बनाई जब पहली सज़ा हुई सरगोदा से, लाहौर से, कि भाई ये वकला का पैनल होगा, इन सब सज़ाओं को देखेगा और तमाम वर्कर्स के केस कौन देखेगा? क्योंकि इसमें वर्कर्स बेशुमार हम सब डिस्कस करते हैं लीडर्स को। अगर फैसलाबाद में जैसे मैंने उस दिन बताया था कि 18-19 बड़े लीडर शामिल हैं, तो जिनको सज़ा 108 की हुई है तो वो सारे लीडर तो नहीं हैं। अभी मियाँ वाली PF बेस का आना है जिसमें आपको सैकड़ों लोग PF की दीवारें गिराते हुए नज़र आ रहे थे वीडियो में, उनको ले जाया गया था, त्यारे को आग लगवाई गई थी। ये अभी GHQ हमला केस रहता है जहाँ पे बहुत सारे वीडियो एविडेंस जो इन्होंने सोशल मीडिया पे खुद PTI ने जारी किए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर पहुँच रहे हैं। तो ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि लोगों के बच्चों को सजाएं करा के आप सियासत करेंगे या अब इनकी
कोई जमानत होगी, इनको आप रुकवाएंगे, बड़े लोग तो सारे बचेंगे, आगे चल के वो अपने अपने केस लड़ेंगे इंडिविजुअली। आप देखें फैसल चौधरी भाई हैं फवाद चौधरी के, उन्होंने टीम बनाई और उन्होंने अपना केस मुकदमा लड़ा कि एक फैसल कुरैशी की फिल्म के ऊपर वो वहां थे और पूरा साबित किया, अपना केस इंडिविजुअली लड़ा और बरी हो गए। अच्छा, जो लोग और बरी हुए हैं उनके अंदर पीटीआई के ऊपर जैसे जैन कुरैशी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आप कैसे बरी हो गए, कास्त्रो साहब कैसे बरी हो गए। वहां लाहौर में पहले शाह महमूद के ऊपर बातचीत इनके अंदर हो रही है, लेकिन खान साहब ने पॉलिटिकल फैसला नहीं किया। वो जेल में मौजूद हैं, बिल्कुल। बैरिस्टर गौर कहते हैं मैंने जाके बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, सजाएं हो, मैं भी तो 2 साल से बैठा हूं, हमने इनको ले दे जाना है। अब वो ले दे जाने में मजीद मामला बिगड़ रहा है। अमेरिका से उनकी जो हेल्प की कहानी थी वो तो ट्रंप ने ऐसी मोदी की फेरी है कि साथ साथ इनकी भी फिर रही है कि जो उम्मीदें वहां पे $मिलियन ऑफ अब खर्च किए या इकट्ठे किए, ये बाद में हिसाब किताब आएगा, ये आपस में फटेंगे। अभी तो कासिम और सुलेमान के जाने पे पीटीआई अमेरिका आपस में तकसीम हुई है ना, और जब वहां पे वो जुल्फी बुखारी पहुंचे थे तो तब भी 2 ग्रुप सामने आ गए थे, एक रुकवा रहा था, एक कह रहा था नहीं आप जरूर पेश हों कमेटी में और जाके सारी बात करें। जी। इनको मेरे हिसाब किताब से दायरा फैसला करने वाले वो खुद खान साहब है और उनके लोग हैं, सियासतदानों के हवाले कर देना चाहिए काम। वकला को सिर्फ डेडिकेटेडली लगाना चाहिए कि आप केसेस लड़ें। देखें वकला कैसे भागते हैं जब फीसें मांग रहे होंगे, क्योंकि फीसों पे भी 3 दावेदार मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। अलीमा खान साहिबा के पास पैसे आए, अली अमीन गंडापुर ने जाती जेब से दिए, उनके भाई ने कहा वो पैसे कहाँ गए हैं, और वकला कहते हैं हमने पैसे लिए ही नहीं है। तो ये चीजें ऐसी नहीं है कि इनको सिर्फ गपशप में जज्बाती अंदाज में देखा जाए, बहुत ठंडे दिल से सोचना चाहिए और मामलात को मामला फहमी से हल करना चाहिए। जी अयाज साहब देखिए, कुछ सीक्रेट्स ओपन होते हैं, ये भी ओपन सीक्रेट था कि ये सजाएं होनी है। जो लोग उस वक्त तायब हो गए थे, आज फर्रुख हबीब इसमें नहीं है, क्योंकि वो चालान के दौरान ही वो निकल गए थे जब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत उन्होंने इख्तियार करके अनाउंस कर दिया पीटीआई छोड़ने का। फवाद चौधरी को इतनी देर जब वो रहे इस चालान में, उसकी बुनियादी वजह फिर वही पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। उसकी वजह ये कि वो उनको वहाँ भिजवाया गया कि अनाउंस करो पीटीआई छोड़ने का, और उन्होंने जिस तरह से वहाँ जेस्चर दिया वो ज़ाहिर है वो गड़बड़ हो गई, और इसलिए वो इतनी देर उनके खिलाफ वो चलता रहा। जैन कुरैशी साहब चूँकि अच्छे आदमी हैं, 26वीं आईनी तरमीम में उन पे ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पार्टी से बेवफाई की है, इसलिए उनका बचना समझ में आता था। ख्याल अहमद कास्त्रो का मुझे नहीं पता कि वो किस तरह बचे हैं इसमें से, और बाकी ये सिलसिला चलता रहेगा। और आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने 23 जुलाई को आपको बता दिया था कि ये होने जा रहा है, और मैं शायद ये भी जसारत करूं, उनसे पूछ लूं कि कौन कौन से लीडर इनमें से ऐसे हैं जो आपको लग रहा है इनकी सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी, और कौन से ऐसे हैं जो नहीं बच सकेंगे, वो भी किसी वक्त बता दीजिएगा जब आपका मूड हो। फैसल वापडा भी यही क्रेडिट ले रहे हैं कि जी मैंने तो कह दिया था। वो तो खैर बहुत आगे की बात भी करते हैं ना कि वो एमकेएम जैसा हशर हो जाना है पीटीआई का, नई पीटीआई बनेगी और कोई एमकेएम बन जाएगी। अभी तक तो नहीं बन सकी, इतना अरसा गुजर गया। लेकिन बात ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉलिटिशियंस के हाथ में चीज़ें नहीं थीं। ये वकील ये आके बयानबाजी तो कर सकते हैं, अदालतों में पेश हो सकते हैं, वो भी ज़ाहिर है जब तक फीस ना मिले वकील का दिल नहीं करता बिस्तर से भी उतरने का। वो जूता भी उस वक्त पहनता है जब उसको यकीन हो के ये फीस दे चुका है ये मेरा क्लाइंट। तो सियासतदान अगर होते, जो फवाद चौधरी बार बार कहते रहे लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, कि उस सियासतदान का, वो मैंने पहले भी अर्ज किया था, अगर दूसरी तरफ भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उसका ताल्लुक हो, मामला ठीक हो, स्टिल वो दरमियानी रास्ता निकालने की अहलियत रखता है और निकाल लेता होता है अल्टीमेटली। जब मेरे कायद मुश्किल में थे तो सियासतदानों ने ही रास्ता निकाला ना। वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से, कि उन्होंने वो मुलाकातें शुरू की, वो जाया करते थे। मलिक अहमद खान का नाम आता है, उनका बड़ा रोल, और बहुत से लोग थे उसमें जो कर रहे थे। तो वो ज़ाहिर है सारे सियासतदान थे। अगर वकील होते सिर्फ तो यकीनन वो शायद हालात इस तरह से इतनी जल्दी से तब्दील ना होते कायद के लिए भी। तो ये सबक तो बहुत बड़ा है पीटीआई के लिए, उनके लिए सोचने के लिए। और बिल्कुल ठीक बात है
कि जो आपके कारकुन हैं जो बेचारे मुकदमा नहीं लड़ सकेंगे, उनके लिए तो आपको लीगल एड, उनके लिए टीम बनाएं जो उनके मुफ्त मुकदमात लड़े। ये इतने अरबपति बैठे हुए हैं इस पार्टी में, ये उनको फीसें दे देना उन वकीलों को, उनके लिए कोई फंड बना दें। लेकिन बात वही है ना कि यहाँ पैसा खर्च करना सियासतदान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो सिर्फ कमाना जानता है और वो चाहता है कि मैं कमाता रहूं, लेकिन उनको अगर आपने बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया तो उसके बाद फिर यकीनन आपके लिए कोई नहीं निकलेगा। इसलिए ये पीटीआई के लिए, उसकी क़यादत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, उनको इस तरफ देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। जी फैसल साहब, अभी 5 अगस्त के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है। अब देखने के लिए या समझने के लिए तो फिर कोई एक तहरीक, कोई मूवमेंट हमें देखने को अनफॉर्चुनेटली मिली नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब ये जो सज़ाएं और नाअहलियाँ और आगे भी गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है सज़ाओं को लेकर, केसेस को लेकर कानूनी तौर पर, तो क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का? देखिए, मुस्तकबिल तो पे बात करना तो अभी जो है ना वो कबल अज़ वक्त है, लेकिन अगर आप अंदाज़ों पे, मफरूज़ों पे बात करें तो तहरीक इंसाफ का जो है ना मुस्तकबिल बहरहाल बुरा नहीं है, अच्छा ही होगा। और उस अच्छे मुस्तकबिल में कितना टाइम लगेगा ये अभी बात जो है ना वो कही नहीं जा सकती। इन सज़ाओं से बहरहाल जो आमिर साहब कह रहे हैं वो बात सही है। अगर इसकी कोई कीमत अदा करेगा जो कारकुन है, गरीब कारकुन है, वो अदा करेंगे। उनकी जेलें भी मुख्तलिफ होती हैं, जेल के अंदर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ होती है, उनके वकील भी जो हैं उनको सही तरह मौसर नहीं आते अच्छे वकील। फिर उनके जो ख़ानदान होते हैं उनको एक बहुत ही कर्बनाक अजियत से जो है ना वो गुजरना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जो गरीब कारकुन होते हैं, उनकी जो ख़वातीन होती हैं, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो अपने रिश्तेदारों से, या उनका बेटा हो, शौहर हो, भाई हो, उससे सिर्फ जेल में मुलाकात के लिए जो है वो किस कर्ब से गुजरती हैं, कैसे कैसे मामलात होते हैं। तो बहरहाल ये तो तहरीक इंसाफ के कारकुन जिनको सज़ा मिली, कारकुनों की हद तक उनके लिए तो बहरहाल एक मुश्किल वक्त होगा। लीडरों की तो जेल भी आपको पता है कि बहुत आरामदेह होती है, वकील भी जो है वो बड़े होते हैं, और हो सकता है कि इस सज़ा को जो है वो क्या कहना चाहिए, गैर जानिबदार रखने के लिए 2-4 ऐसी लोगों को भी जो है वो फिट कर दिया गया, वो बाद में ज़मानत पे जो है बाहर आ जाएँ। लेकिन ये कहना है कि सज़ाओं से कोई तहरीक इंसाफ की सियासत को फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सियासत को। ये कहना है कि इस सज़ाओं से जो है वो कोई तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी तहरीक है वो आसमानों को पहुंच जाएगी, वो भी बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो बहुत सारी ताकतों के बावजूद जो है बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी जो है वो सामने आ चुकी हैं। उसमें एक कमज़ोरी बहरहाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ के पास जो है वो कारकुनों को सड़क पे लाके एहतजाज कराने की जो है वो इस्तेदाद जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो इमरान खान ने भी समझ ली है ना, जब भी वो महमूद खान अचकज़ई के पास गए कि बस अब आप जो है ना वो लीड करो, कि हमारे या जो लीडर मैनेज हुए हुए या फिर वो हमारा जो कारकुन है वो जो है सड़क पे आ नहीं सकता। कारकुन को तो बहरहाल लीडर ही लेके आता है। पंजाब के लोग जो है वो सड़क पे जो है नहीं निकलते, लेकिन उनका जो वोट बैंक है या उनकी अवामी मकबूलियत है तो वो बहरहाल अपनी जगह जो कायम है। तो कम से कम जो अगर तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक जो है बड़ी हौलनाक और खौफनाक और खूनख्वार किस्म की नहीं हो रही, तो इससे कम से कम इसके मुखालफिन को ये नहीं समझना चाहिए कि इसका वोट बैंक भी ख़त्म हो गया है, इसकी जो अवामी मकबूलियत भी ख़त्म हो गई। उसमें जो है ना बहरहाल किसी किस्म का जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ा, और शायद आज की सज़ाओं के बाद जो है इस अवामी मकबूलियत में जो है वो इजाफा ही होगा, जो है वो कमी बहरहाल जो है वो उसके तो कोई असर फिलहाल आज की तारीख में तो जो है वो नहीं है। और हमेशा से बात की है कि इनके पास वो ताकत तो है नहीं कि अब वो जेल का ताला तोड़ के जो है इमरान खान को जो है वो निकाल के ले आए। इमरान खान अगर इस सज़ा को का जो अगर मास्टरमाइंड अगर इमरान खान को समझा जाता है तो बेहतर होता है कि पहले इमरान खान को ही जो है इस हवाले से जो आज सज़ा दे दी जाती, इनके साथ ही जो है वो दे दी जाती, तो वो कारकुनों को बाद अगले मरहले में इनके साथ ही जो है निपटा देते। लेकिन ऐसा लगता है कि एक दरवाज़ा जो है वो खुला रखा गया है। तो ठीक है, अभी चीज़ें और आगे चलेंगी। जो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश हैं, और ऐसा महसूस होता है कि कोई वो लाठी खुल गई है।
तो इसको लॉटरी नहीं समझना चाहिए। जी जी, ये पाकिस्तान की सियासत है। इसी तरह अभी एक उनका जरताज गुल साहिबा का एक ट्वीट जो है वायरल हो रहा है, जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की सजा पे किया था। एक गैर अखलाकी, एक गैर सियासी किस्म का ट्वीट था। तो अपने मुखालफिन की सजा पे ना, जब आपको इस बात का पता हो कि वो सियासी हो, तो उसका ना तमस्कुन नहीं उड़ाना चाहिए। आप पाकिस्तान की सियासत तो एक दायरे के सफर की तरह है, सब इसकी लपेट में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आज जरताज गुल को अपना वक्त याद करना चाहिए। अगर वो उस तरह का ट्वीट नहीं करती, तो आज जो लोग जरताज गुल का साहिबा का मजाक उड़ा रहे हैं, शायद वो उनका इस तरह मजाक नहीं उड़ाते। तो सब लोगों को, एक सियासतदानों को कम से कम इस हद तक एक बुर्दबारी का, संजीदगी का जो है ना मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन आज मुस्लिम लीग वाले और मुस्लिम लीग के हमायती जो है बहुत खुश हो रहे हैं, तो उनको भी जो है ना खुश नहीं होना चाहिए। सियासतदानों की सजा पे सबसे ज्यादा जो है ना सियासतदान खुश होता है। सही सही। और यही हमारे जो है ना बाद में वही खुश होने वाला आने वाले वक्तों में जो है ना वो इबरत बन जाता है। तो ये ऐसी ये पाकिस्तान की सियासत है, और इससे कोई सियासत में कोई तब्दीली भी नहीं आ रही। जब मामलात इमरान खान के तय होंगे, तो जिस तरह सजाएं मिलनी है, इसी तरह लम्हे भर में जो है वो काला दम हो जाएंगी। बिल्कुल। और किसी को मिसाल तलाश करनी हो तो नवाज शरीफ साहब की बहुत आइडियल मिसाल है कि एयरपोर्ट के ऊपर अदालत लगा के जो है उनको जो है रिलीफ दे दिया गया था। ठीक है। इसी तरह इमरान खान के साथ हो जाएगा। तो कोई ऐसे कोई पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली या कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं हो गया। आज के टॉक शो को एक मौजू मिल गया है, तो बस हद तक है। हाँ जी, इलियास साहब कल कोई नए मौजू दुआ छोटी सी बात करनी है जी। ठीक है। वो ये है कि नवाज शरीफ की सजा पे भी आरिफ अलवी, इमरान खान, सेनेटर एजाज सब मिठाइयाँ खा रहे थे। वैसे अदालत एयरपोर्ट पे नहीं लगी थी। सही बात है, लेकिन ये एक दूसरे से सबक सीखते भी तो नहीं है ना इलियास साहब। देखिए जी, बिल्कुल जी, इस तरह कहते हैं जो पॉलिटिकल जो सजाएं होती हैं उसमें बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब दूसरी गवर्नमेंट आती है, कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो उस टाइम ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये 9 मई का वाकया है, इस चीज़ को देखना चाहिए। ये वो दूसरे हट के हैं, ये उन तनसीबात जो क्या कहते हैं, उन मुक़द्दस मकामात, वो क्या कहते हैं, उन अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जो अपने शोहदा के यानी यादगारों पर, उन जगहों पर हमला किया गया है। उन जगहों पर हमला करने पर जिना हाउस पर, तो फिर उस पर ये सारा ये जो एक्शन है, इस पर डिमांड थी के साथ लोगों ने इसकी मजम्मत की थी, और उस पर जो फैसले नहीं आ रहे थे तो डिमांड की गई थी, और उस पर ये सारे फैसले हो रहे हैं। बहरहाल ये इस पर ये ऐसे इकदाम करने से इनको पहले भी परहेज करने चाहिए थी। और लेकिन ये जो लीडरशिप थी ये समझ रही थी कि जो गिरफ्तार हो गए बस उसी हद तक रह जाएंगे, और उसके बाद जो है वो फैसला नहीं होगा। लेकिन सरगोदा और उसके बाद जो लाहौर के जो फैसले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से आए थे, उसके बाद तोक़ो की जा रही थी कि जब दूसरे फैसले आएंगे तो उसमें भी लीडर काबू आएंगे, क्योंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 4 महीने के फ्रेम में ये सारे फैसले देने। तो वो फैसले जब आना शुरू हुए तो उससे टाइमिंग ऐसी हुई कि 5 अगस्त के करीब ये हुए। तो इस तरह जो हुआ तहरीक इंसाफ की जानब से जिस तरह इकदाम हुए, आज जो पता चल रहा था कि जी इनके फंडिंग्स भी बाहर से आए कि कारकुनों के रिलीफ के लिए काम किया जाए, उनको लीगल एड फराम की जाए, ऐसा काम सारा हुआ। लेकिन जो कारकुनों को लीगल एड फराम नहीं की गई, और आज कारकुन इसी वजह से सड़कों पर नहीं आता। अगरचे वोट बैंक इनका है बिल्कुल PTI का, लेकिन वो कारकुन इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, उसके पूरे खानदान को कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर ये इसी तरह इन्होंने अपने कारकुनों के लिए कुछ किया होता, लीगल एड फराम की होती, उसमें आज भी अडियाला जेल में जो कारकुन रहे इनके, जो 1.5 साल बाद छुट के आए, तो वो बताते हैं कि हमारे लिए कोई नहीं कुछ किया गया। और जिस तरह वो उन्होंने उधर जिंदगी बसर की, और वो कहते हैं वो बोल नहीं सकते। तो वो जो इस तरह की जो चीजें हैं, अब जो लीडर समझ रहे थे कि इनके नाम नहीं आएंगे, जो कंप्रोमाइज हो गए थे वो समझ रहे थे कि वो जिस तरह उनको नहीं पकड़े तो हमें भी कौन, हमारे बारे में कौन फैसला नहीं देगा। तो जाहिर है इसमें जो बच गए हैं उनको पता है कि वो कंप्रोमाइज हुए थे सही तरह, और जो दूसरे रह गए थे अब उनको भी पता चलेगा कि अब उन्होंने गलत किया, लेट हो गए हैं। तो अब जाहिर है तो अपनी लीगली ये जो भी करेंगे, प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, अपना अदालत से रुजू करेंगे। तो इनमें से भी कई लोग देखें कंप्रोमाइज होते हैं कि क्या होता है। अब ये देखना, ये वाकई ये सारा जो गेम है इसमें अब देखना है गवर्नमेंट इनको जो है कि गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती, गवर्नमेंट स्टैंड करती है, गवर्नमेंट नहीं स्टैंड करती, इस पर जो मामलात है ये सारा देखना है। क्योंकि वो जो है ये पॉलिटिकली ये भी इसी तरह करते थे, लेकिन ये मामला दूसरा नौयत था। इसको सारा वो समझे कि 9 मई का क्या वाक़ा था। अभी तो 26 नवंबर के आ रहे हैं, रिजल्ट आना शुरू होंगे, तो तब जाके पता चलेगा कि इनके क्या मामलात होते हैं।
तो पार्टी के लिए स्टैंड करना मुश्किल है। ठीक है जी। देखिए, सियासतदानों को सजाएं, सियासी कारकुनों को सजाएं, सियासतदानों को जेल, ये पाकिस्तान के सियासी कल्चर का हिस्सा है। और इसमें देखिए कि इससे ना तो सियासी जमातों की सियासत कभी ख़त्म हुई है और ना ही सियासतदानों की मकबूलियत में कमी हुई है, बल्कि मकबूलियत बढ़ी है। और इसके साथ जो अयाज साहब ने बात की कि रास्ता बनाने की सियासत के अंदर, आज तो इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई की जो जेल से बाहर वो कला की लीडरशिप है, वो अपनी पार्टी क़यादत के लिए, अपनी पार्टी के लिए कोई रास्ता बनाने में नाकाम रही है। और जिस तरह मलक अहमद खान ने अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए रास्ता बनाया, उस तरह की शायद कोई संजीदा कोशिश जो है पीटीआई के अंदर पीटीआई की क़यादत नहीं कर सकी। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि पीटीआई के अंदर भी ऐसी लीडरशिप मौजूद है। चौधरी परवेज़ इलाही हों, शाह महमूद कुरैशी हों, चौधरी फवाद हुसैन हों, तो ऐसी लीडरशिप है जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब रही है और इस्टेब्लिशमेंट में उनके मरासम जो हैं वो मौजूद हैं। अगर इनको आगे किया जाता, इनको कोई इस हवाले से रोल दिया जाता, तो मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल सकता था। लेकिन इस सारी क़यादत पर आज जो है इनको जो बानी पीटीआई हैं, उनका डयाला जेल से कोई इनको कोई फैसला साजी का जो है वो अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, इन पर इत्माद करने के लिए तैयार नहीं है। और पार्टी की जो वकला की लीडरशिप है वो भी इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कि ये जो मुल्तान के कुरैशी और गलानी खानदान हैं, ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। और अब भी देखिए कि दो बड़ी अहम मसाले हैं कि यूसुफ रजा गलानी परवेज मुशर्रफ के दौर में जेल में थे और उनकी नशिस्त पर उनके भांजे जो है सैयद असद मुर्तज़ा जो है वो पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए और फिर जब पैट्रियार्ड बनी तो फिर वो पैट्रियार्ड में शामिल हो गए। और यूसुफ रजा गलानी ने जेल के अंदर भी और सियासत में फिर जो एस्टेब्लिशमेंट से, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से मरात हासिल की, अपने भांजे को पैट्रियार्ड में भेज कर की। और इसी तरह इस वक्त भी ये हो रहा है कि ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी का बेटा जैन कुरैशी 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर गायब था, बल्कि उनके जो भांजे हैं ज़हूर हुसैन कुरैशी, देखिए कि वो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए थे आज़ाद हसीयत में, और वो भी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर पार्टी का साथ नहीं दिया और अब वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। और इसी तरह देखिए उसी तर्ज पर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी रायतें और मराद जो हैं वो भी हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने दी गई एक मखसूस ग्रुप की तरफ से। जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब जो लोग थे जो कोई किरदार अदा कर सकते थे, उनको किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। सही, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मई की सजाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए कितनी तबाहकुन हो सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या हो सकता है इन नाअहलियों और सजाओं के बाद। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। अभी क्विकली ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, पाकिस्तान और अमेरिका में ट्रेड मुआहदा जिससे जाहिर है भारत के होश उड़ गए हैं, इसी पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान पर हद से ज़्यादा मेहरबानियों की क्या वजह है और भारत को ये कितना बड़ा झटका लगा है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। तो आज जो सुबह जो मुलाकात हुई उसमें हम सब मौजूद थे। वी हैड अगेन ए वेरी कंस्ट्रक्टिव फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशंस व्हिच विल then led to finalizing the trade deal which was later on announced by President Trump. वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ट्रेड मुआहदा तय पा गया। एलामिया के मुताबिक ये मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान अहम इक़्तिसादी शोबों खासतौर पर तवानाई, मादनियात, IT और दीगर इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर के आगाज़ का बायस बनेगा। अमेरिकी सदर का ये कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। शायद एक दिन ऐसा आए जब पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। तो दूसरी तरफ अमेरिकी सदर की जानिब से भारत पर शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है। भारत पर 25% ट्रेड टैरिफ लगा दिया गया। ईरान से तेल खरीदने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी भी लगा दी गई है।
इसी से आया सब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जो पाकिस्तान और अमेरिका में ट्रेड मुआहदे की बात है, अब ज़ाहिर है भारत के तो होश उड़ गए हैं, क्योंकि भारत और अमेरिकी सदर और मोदी की जो दोस्ती थी उसके वो खुद ही ख़ासतौर पर मोदी बड़े दावेदार थे, ट्रंप भी बड़े मेहरबान नज़र आते थे, एक दौर था। तो ये अचानक पाकिस्तान पर जो हद से ज़्यादा मेहरबानियाँ हैं अमेरिका की, इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले तो तेल की बात मैं कर लूँ कि हुक्मरान तो हमारा तेल पहले से निकाल रहे हैं, अब शायद ट्रंप के साथ मिलकर निकालेंगे। ये बहुत देखें, ये सारी कुछ चेंजेस तो सारी नहीं मैं कहूँगा, कुछ चेंजेस हुई हैं। वो जो एक इंडिया ने हमाकत की थी पाकिस्तान पे हमला करने के बाद, और उसके बाद उनके साथ जो हुई, ट्रंप है बिजनेसमैन सीधे सीधे, उनको जहाँ फ़ायदा नज़र आएगा वो वहाँ जाएंगे। उन्हें इस वक्त इंडिया, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा लॉस होगा अगर इंडिया ट्रंप की बात नहीं मानेगा। वो मुसलसल प्रेशराइज कर रहे हैं इंडिया को कि उनकी बातें मान जाए, वरना मुश्किलात इंडिया के लिए बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्हिसार है अमेरिका पे, उनकी बेशुमार चीज़ों की एक्सपोर्ट वहाँ है वो जो नहीं हो पा रही। पाकिस्तान इस हवाले से बहुत लकी रहा इस स्टेज पे। तेल पे ज़ाहिर है ये माहिरीन की मुख्तलिफ राय है, कुछ कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी चूँकि ज़खायर बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन बहुत से ज़खायर अभी होंगे। उसके बाद मादनियात है, मतलब ये सिर्फ तेल चूँकि हाईलाइट ज़्यादा हो गया। वो जब ट्रंप ने मेरे ख्याल ये भी वो कहते हैं ना वो पंजाबी में कि कहना तीनों सुनाना नोन, कि शायद इसलिए वो कह रहे थे कि एक वक्त आए कि शायद इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती इंडिया की ना, कि तेल पाकिस्तान भारत को बेचना शुरू कर दे। और वो फील हो रही है वहाँ, बड़ी शिद्दत से हो रही है। और स्पेशली वहाँ की ऑपोजिशन अब बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने जितना वो हाउडी मोडी वो जो था ना वो सीन सारा, और वो जो बेस्ट फ्रेंड थे उनके, अब वो फ्रेंड ने मुसलसल उन पे अटैक करना शुरू किया हुआ है। और कुछ समझ नहीं आ रही नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को कि इसका जवाब कैसे देना है। जाहिर है वो अब ये भी नहीं कह सकते कि ट्रंप बड़ा ज्यादती कर रहा है, तो ये कह दिया तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे। इसलिए वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई निगोशिएशंस करके कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। बहरहाल इन फिल वक्त अभी का जो हालात हैं पाकिस्तान के लिए सत्य खैरान है। जी आमिर साहब, देखें 20 जनवरी तक इंडिया के बेपनाह मामलात थे कि जी ओथ ले रहे हैं ट्रंप और मेरा फ्रेंड और आ रहा है और सब कुछ ठीक है। और हमारे यहाँ भी था कि हमारा तो कोई ताल्लुक ना जो बाइडन वाली कंपनी के साथ थे ना ट्रंप की कंपनी के साथ था। यहाँ पीटीआई बलाएं ले रही थी, इमरान खान ने चलते हुए मुज़ाकरात तोड़ दिए थे हुकूमत के साथ कि ट्रंप आ रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 3 महीने 20 दिन बाद जो गलती खुल्लम खुल्ला की इसने मोदी ने, जो ना अमेरिका को समझ आई, जब 10 मई को जो हमला किया और उसका जो जवाब गया तो वो चौधरी का मुर्गा तो मारा गया। सज़ा जज़ा उन्होंने फटाफट रुकवाई, जो भी कुछ भी किया। उनको ये पता लग गया कि हमने जो चीन के लिए एसेट बनाया था भारत को, वो फारिग हो चुका हुआ है, उसके पल्ले ही कुछ नहीं रहा कि एक लड़ाई में उसने 3-4 मुल्कों को अजीमत का शिकार किया। पाकिस्तान पहले से बहुत अच्छे अंदाज से बात कर रहा था ट्रंप के साथ, चाहे वो करेंसी का मामला हो, क्रिप्टो का, किसी दूसरी चीज़ का, हम बात कर रहे थे, हमारे दावे नहीं थे। और मुझे लगता ये है कि मोदी साहब जब गए थे ना तो कोई बड़ वहाँ पे ट्रंप के मुंह पे भी मारा है, क्योंकि ना ये दुनिया में किसी को समझते ही कुछ नहीं थे कि हम ही सब कुछ हैं। तो ट्रंप वो ऐसा करके उनके साथ कोई 31 दफ़ा तो मतलब वो मैं नहीं कह रहा पंजाबी वाला फिक्र, बहरहाल उनकी ऐसी की तैसी तो फिर रहा है ना, मुसलसल कर रहा है। और जो ये हमारे साथ मुआहदा हुआ, हमने वो 5% कम करके, यानी यहाँ तो सारे लोग चीख रहे थे ना कि आप अपनी कंपनियों पे मत लगाएं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं लोग काम, उन सब का तबाह कर रहे हैं, वो तो ले लिया वापस, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ एक और तनकीद शुरू हो गई है, वो ये है कि जी आपने मिनरल्स पे और ऑयल पे कंप्रोमाइज़ किया। आपको पता है 50 साल तो मिथ ये चलती रही इस मुल्क में कि जी ईरान हमारा दोस्त है और हमारा ऑयल अगर हमने यहाँ से निकाल लिया तो ईरान नाराज हो जाएगा, वो ढलवान है। ये पता है ना, ये मिथ मौजूद है, अभी भी मौजूद है, हम नहीं निकाल सके। अच्छा जी, इमरान खान साहब आए, वो ऑफशोर उसमें चले गए कि जनाब वहाँ पे समुद्र से तेल निकलेगा, उन्होंने खुशखबरियां भी दी, नहीं निकली, पाकिस्तान की बदकिस्मती। अब जो एक्सप्लोर होने के लिए बात कर रहे हैं, आप देखें बलोचिस्तान में हम संगे मरमर
बाजोड़ में मुख्तलिफ जगहों पे जो हम बारूद लगाते हैं उससे अच्छा खासा तबाह कर देते हैं। हर अच्छी मिनरल को उसको जो निकालना है पत्थर को, हमारे पास रास्ता नहीं है। अच्छा जी, आप 77 साल से कुछ नहीं कर सके, अगर गवर्नमेंट जाके अब ये मुआहदा कर रही है तो पाकिस्तान को तो मिलेगा ना, जैसे रिकॉर्डिंग पे हो रहा है कि आपको कुछ भी मिले, पहले तो मिल ही कुछ नहीं रहा। शुक्र करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आने को तैयार हुआ है। ठीक है, क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले वापस आएंगे। इसी सवाल पर फैसल साहब, इलियास साहब और खालिद क़य्यूम साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, पाकिस्तान और अमेरिका में जो ट्रेड मुआहदा कितनी बड़ी पेशरफ्त है, खासतौर पर पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में, और भारत के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, जो ऑयल का मामला है, तेल निकलने का, जब ये ट्वीट आया तो हमने ख़बर के हसूल के लिए जो माहिरीन अर्जियात हैं उनसे, जामिया कराची में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है उनसे, और ऑयल एंड गैस कंपनी के जो अफसरान हैं उनसे रब्ता किया। उन सब की ये मुत्तफ़िक़ा राय थी कि पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है, और ना पाकिस्तान में कोई तेल की तलाश हो रही है, ना पाकिस्तान में तेल है। इस हवाले से आखिरी जो कोशिश की गई थी वो जो है इमरान खान के दौर में की गई थी और वो नाकाम हो गई थी। उसके बाद से कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये चैप्टर पाकिस्तान में इन लोगों का कहना ही है, और इनका ऑफिशियल मौक़िफ़ आया, कोई वो नहीं है, इनका ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि इस हवाले से जो बातें की जा रही हैं ये बिल्कुल एक अहमकाना बात हो सकती है। ये ट्रम्प का मिजाज है, जो दिल में आता है बोल देता है कि उसी हिसाब से हो सकती है कि वो पानी के नरखों पे तेल मिलेगा, तो वो तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो है ना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात जो है, जहाँ तक ये तिजारती मायदे हो रहे हैं, ये अगर पाकिस्तान से इनके लिए बेहतरी का रास्ता निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको जो है ना वो वेलकम करना चाहिए। लेकिन ट्रम्प की बातों, जो ट्रम्प का मिजाज है, उनका जो माजी है, जो उनका किरदार है, उस पर हमें ना इतना जज्बाती होने की ना जरूरत नहीं है। हम शायद जरूरत से ज्यादा जो है ना वो जज्बाती कौम है। हो सकता है कि ट्रम्प जो है वो भारत को डराने के लिए सब कुछ कर रहे हो। देख लेंगे, अगर इतने अच्छे ट्रम्प पाकिस्तान के हमदर्द हो गए तो कुछ महीने में इसके असरात आ जाएंगे। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? जी इलियास साहब, देखिए बिल्कुल इस तरह की जो बातें अगर जिस तरह उनका दिखाते हैं कि हमारे दोनों अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इस तरह की बात कहने से भी देखें आपके पाकिस्तान के साथ जो तजारती तौर पर ना सिर्फ अमेरिका जो बल्कि इसके इत्तेहादी मुल्क हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ सरमायाकारी करने की तरफ रजू करेंगे। अगर ये बात होती है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, अगर तलाश करने के लिए बात होती है मुश्तरका तौर पर, तो ये एक बेहतर है। जो कंपनियां आएंगी वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करेंगी और ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी शोबे हैं उसमें भी काम होगा, तो इसके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आ सकती है। आप देख लें आज स्टॉक मार्केट में तेजी आई। ठीक जी, खालिद क़य्यूम साहब, देखिए ये पाकिस्तान की जो तजारत है, ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट है, उसके हवाले से ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है 6 अरब डॉलर के करीब वो अमेरिका के साथ है। तो यकीनन इससे हमारी एक्सपोर्ट पर जो है वो अच्छे असरात पड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रम्प टैरिफ जो इंडिया पर लगाने का फैसला किया गया है, उससे बहुत बड़ा एक झटका जो है, मुआशी झटका जो है वो इंडिया को लगा है, क्योंकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो 77 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका के साथ है, और सिर्फ मार्च के महीने में 10 अरब डॉलर की जो है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट हुई है इंडिया की तरफ से। तो इससे उनकी जो मजमूई बरामदात हैं उन पर एक मनफी असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की मैशत जो है उस पर एक मस्बत असर पड़ेगा। और जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से अमेरिकी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उसमें दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो है माइंस एंड मिनरल्स के जो सेक्टर्स हैं उनमें अमेरिकी सरमायाकारी जो है वो होने जा रही है। ताहम पाकिस्तान को ये ज़रूर करना होगा कि अगर एक तरफ अमेरिकी सरमायाकारी आ रही है, दूसरी तरफ पहले से यहाँ चीनी सरमायाकारी है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक तवाज़ुन जो है वो भी बरकरार है। जी, वक्त खत्म हो, आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।